हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो उससे रिलेटेड 3 पॉइंट हमने देखे थे और 3 ही पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे। कल एक साथ मैंने इसलिए नहीं बनाई, कल भी कहा था कि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए देखिए क्या अब हमें डिस्कस करना है। कुछ बातें फटाफट में समराइज कर देता हूँ जो हमने देखी और डिस्कस की कल। आप उनको पार्ट 1 नाम से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर है उसमें आप देख सकते हैं, और ये वीडियो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर पार्ट 2 नाम से। तो उसमें हमने ये देखा कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरा हमने क्या देखा कि जो कंडक्टर है उसके अंदर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, देखिए उसके अंदर कि जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर, और कंडक्टर जो चार्ज है हमेशा सरफेस के ऊपर जो फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। 3 पॉइंट हमने देखे डिटेल से, उनकी रीजनिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। अब आज क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हैज सेम वैल्यू at each and every point inside surface of a conductor and this value is equal to potential at surface। देखिए ये हमने किसके लिए तो प्रूव किया है, अभी हम देखें भले ही कंडक्टर की कोई शेप हो, कोई साइज हो, ये चीज अप्लीकेबल रहेगी। हमने किसके लिए प्रूव किया, पहले इसको हमने इसी चैप्टर के अंदर जो वीडियो किया था कि जिसके अंदर हमने पोटेंशियल निकाला था स्फेरिकल सेल के लिए, तो आउटसाइड के लिए निकाला था पोटेंशियल, फिर सरफेस के लिए निकाला था और अंदर के किसी पॉइंट के ऊपर निकाला था। तो हमने ग्राफ भी बनाया था और देखा था कि अंदर का कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, और वो सेम वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है। सिंपल सा इसका रीजन फिर आप बता सकते हैं, 2 तरह से आप इसको समझा सकते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ये मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, और हमने स्फेरिकल सेल के लिए तो किया ही था। पर भले कोई भी शेप या साइज हो इसका सरफेस का, ये चीज हमेशा वैलिड रहती है। और E इक्वल टू 0 और पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन। मान लो इस पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल बता रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल होता है। तो वर्क आपको केवल और केवल कहां तक करना पड़ता है, सरफेस तक लाने में। क्योंकि बाहर क्या होता है, ये चार्ज इस तरह से बाहर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, तो किसी के अगेंस्ट करोगे वर्क, कुछ है ही नहीं अंदर अपोज करने वाला। तो इसलिए हमें अंदर कहीं भी ले जाने में एक्स्ट्रा कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ता है। एक तो आप ऐसे समझा सकते हैं, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए, एक और वीडियो हमने किया था जिसमें मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये रिलेशन था, 2 तरह से हमने रिलेशन देखा था। ये V पता हो तो E निकालने के लिए, और एक और भी रिलेशन देखा था हमने VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन B टू A E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपने नहीं देखा तो ये हमने देखा था रिलेशन। फिर आप क्या लिख सकते हैं, we know that E is equal to 0 inside a conductor। therefore कितना आ जाएगा, 0 is equal to माइनस dV अपॉन dr। यानी यहां से क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे dV is equal to 0 या V is equal to constant। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने 0 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, अंदर कांस्टेंट है। वैसे भी आप समझ सकते हो E 0 कब आएगा, जब V क्या होगा, एक कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है। तो आप इस बात को बिल्कुल सिंपल इस रिलेशन से समझा सकते हैं कि जो कंडक्टर है उसके अंदर के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है, और वो सेम वैल्यू कितनी होती है, जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है। तो ये आप इसके अंदर इस तरह से आप समझाएंगे। और एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं, वी सी दैट no extra work is done
to move 1 coulomb charge inside a conductor. So potential remains same at each and every point inside conductor. देखिए कंडक्टर की हम जो बात कर रहे हैं ये कैसा कंडक्टर है? चार्ज कंडक्टर। चाहे मैं बार बार लिखूं चाहे नहीं लिखूं, क्योंकि यदि चार्ज ही नहीं होगा, अंदर तो एक्सेस चार्ज 0 होता है, ये तो बाहर यदि चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर अलग से हमने चार्ज नहीं दे रखा होगा, तब तो इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा और फिर तो कहीं पोटेंशियल कहीं भी नहीं होगा, बाहर भी कहीं नहीं होगा, क्योंकि तब तो इसका फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं वो केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? वो हम जो बात कर रहे हैं वो चार्ज कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, देखो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है तो कल हमने इतना देखा था, देखिए कि जो कंडक्टर है ये वही चार्ज कंडक्टर, इसकी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम ये यूनिट वेक्टर ले लेते हैं कि एन कैप क्या है? एन कैप सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन बता रहा है? ई वेक्टर। तो वो ले लिया हमने। और यहां क्या बताना है? देखिए 5th नंबर पॉइंट, एट सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर क्या होगा बताइए? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको हम अभी प्रूव करेंगे। और यदि वेक्टर फॉर्म में कहें तो क्या आ जाएगा? ये एन कैप। तो क्या लिख देंगे हियर? एन कैप इज यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the surface। तो अब देखिए, देखो मैं आपको समझाता हूं इसको और इसको मैं प्रूव करके बताता हूं। तो एन कैप पहले आप समझ लीजिए, कईयों को कंफ्यूजन रहता है। तो एन कैप की डायरेक्शन क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ई वेक्टर की डायरेक्शन। और ई वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए ही हमने क्या माना है? ये यूनिट वेक्टर माना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का यही यूज है कि डायरेक्शन हमें उससे पता चल जाती है। और 1 से मल्टी, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ देते हैं, देखिए उसी तरह से। तो प्रूफ देने के लिए इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या मान लेते हैं? अब हम यहाँ ये जो दिख रहा है ये एरिया वेक्टर ds वेक्टर, ठीक है। चार्ज पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ हर जगह चार्ज है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो इस तरह से हम एक एलिमेंट लेते हैं वो एलिमेंट इसके सरफेस के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। तो आप ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे? देखिए, वी टेक एरिया एलिमेंट ds वेक्टर ऑन सरफेस ऑफ charge conductor, then by definition of फ्लक्स, ये सिग्मा तो पता है ना सबको क्या होता है? सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या देखा था हमने? 3 एप्लीकेशन गाउस लॉ के देखे थे, तो उसके अंदर तो सेकंड एप्लीकेशन में इसको यूज किया था। 3 तरह की जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मैंने तब समझाया था आपको। एक वो यदि लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आता है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होता है वो क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, ऐसा होता है ना।
जो भी आपने एरिया मान रखा है, यहाँ ds मान रखा है तो ds रख देंगे, वो कोई बात नहीं, जो भी एरिया आपने मान रखा हो। तो क्या है देखिए, वी टेक एरिया एलिमेंट ds वेक्टर, तो साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। वो आपको सिग्मा यदि नहीं याद होगा तो पहले वो चीज आप अच्छे से जाकर तैयार कीजिए। जब मैंने आपको गाउस लॉ के एप्लीकेशन समझाए थे तो ये तीनों तरह की डेंसिटी को डिटेल से समझाया था। तो क्या कर रहा है देखिए, वी टेक एरिया एलिमेंट ds वेक्टर ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर ये ले लिया हमने, और जो फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन से क्या हो जाएगा बताइए। फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो उससे हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहां पर क्या है देखिए, E ds दोनों के बीच एंगल कितना है, 0, क्योंकि E वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है और ds तो होता ही है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो फाई कितना आ जाएगा, E को बाहर लिख देते हैं और ये कितना आ जाएगा ds। तो और इसी के बाद फाई कितना लिख देते हैं, यहां से फाई को हम लिख देते हैं E इंटू s, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास। यानी जो सारे जो ds है, ds आपने ऐड कर दिए तो जो भी ये सरफेस है उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, देखो दूसरा क्या करें हम, देखिए हमने तीनों एप्लीकेशन में भी हमेशा यही किया, गाउस के जो लॉ के तीनों एप्लीकेशन थे, फील्ड निकालने के लिए एक तो हम इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को सोल्व करते थे और दूसरा हम क्या करते थे, गाउस लॉ को सोल्व करते थे। तो कितना आएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब ये मिटा रहा हूं, याद रखना ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, देखो क्या आएगा यहां से, इसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगा देखिए, यहां से सिग्मा इजिकल टू क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, यानी Q इजिकल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा s, इक्वेशन नंबर 3। और फिर हम क्या करेंगे देखिए, यहां से बाय इक्वेशंस 2 एंड 3 हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाई कितना आ जाएगा, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। क्या करेंगे, हमने सिंपल वहां सॉल्व करते थे उसी तरह से, Q अपॉन s, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q हो गया सिग्मा s, Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब दोनों फ्लक्स को यही तो करते थे हम, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन को और दूसरा किसको, गाउस लॉ से जो सोल्व किया उनको इक्वल लग देते। तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, बाय इक्वेशंस 1 एंड 4 कितना आ जाएगा, ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, ये तो हमें प्रूव करना था। और वेक्टर फॉर्म में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया दिया है कि जब भी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। तो ये आपको बताना है, ये जो कंडक्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं सारी चीजों को, जो हमेशा क्या रहेगी, किसी कंडक्टर के लिए वैलिड रहेगी। कल भी याद दिलाया जा रहा है और फिर बता रहा हूं कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो ये बातें तभी तक वैलिड है जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। कंडक्टर से मान लीजिए करंट फ्लो कर रहे हैं आप, तो ये चीजें वैलिड, ये सारी बातें वैलिड नहीं रहेगी, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तभी और केवल तभी है जिसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना, पोटेंशियल का हर पॉइंट के ऊपर सेम होना, ये सब की सब चीजें तब वैलिड है जब आप उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हो, जब चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। तो ये 5th पॉइंट था हमारा, आप लिख लीजिए। अब देखिए, देखो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखिए, देखो इसके अंदर क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए ये मैं आपको समझाता हूं, जैसे केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है शील्डिंग। शील्ड का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के इफेक्ट से, कुछ दूसरी कोई किसी के प्रभाव से बचाना, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, शील्ड करना, उसकी रक्षा करना। मतलब
तो वही अब हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो क्या होता है देखिए कि कोई भी केविटी है, मान लीजिए केविटी का मतलब आप सब समझते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे अपने जो टीथ है उनके अंदर केविटी हो सकती है या होती है, ये मेटल है और इस तरह से ये पोर्शन क्या है यहाँ पर सॉलिड, और इसके अंदर जो ये होलो पार्ट रहेगा इसको केविटी बोलते हैं। तो केविटी के अंदर क्या होता है देखिए, इनसाइड ए केविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। केविटी के अंदर जो फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, 0। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्यों नाम दिया कि जिस चीज को हमें इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बचाना है, उसको आप कहां रख दीजिए, केविटी में रख दीजिए। बाहर चाहे आप कितना ही चार्ज कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ भी आप कर दें बाहर, चाहे कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो जिस तरह से आपने 8th क्लास में पढ़ा है छोटी छोटी, तब आप नहीं समझ पाते थे, इतना मैं याद दिला रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए लाइटनिंग हो रही है, तो आप एक ओपन प्लेस की जगह कहाँ ज्यादा सेफ है, अपनी जो कार है, कोई व्हीकल है उसके अंदर ज्यादा सेफ है। और कब और ज्यादा सेफ आप, जब आपने उसके सारे विंडो वगैरह सब गेट है उसका बंद कर रखा है कार, क्यों, क्योंकि वो क्या बन जाता है एक तरह से, वो एक जो है मेटल का कवर आ गया आपके चारों ओर, और वो आपको क्या, आप एक तरह से केविटी में है वहां, तो वो क्या करेगा, आपको उस लाइटनिंग से सेव करेगा। तो क्या बताया मैंने, बस इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, वाट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ केविटी, चाहे कोई शेप हो, कोई साइज हो केविटी का, वाट एवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। मान लीजिए कोई चार्ज आपने यहां दे रखा है, कोई चार्ज यहां आपने दे रखा है, कोई इसके ऊपर चार्ज हो, वाट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ केविटी, कोई चार्ज हो इसका, सॉरी कोई शेप और साइज हो, कोई चार्ज हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड केविटी, कुछ भी हो बाहर, E remains always 0 inside cavity, अंदर E हमेशा 0 रहेगा। This is known as electrostatic इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसको बोलते हैं। तो जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है, सेंसिटिव है, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो खराब हो सकते हैं, तो आप उनको सेफ रखने के लिए केविटी के अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारे सारे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कंडक्टर्स के लिए सारे पॉइंट्स हमने देखे। कुछ भी आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, तो कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन